नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हमास और इजरायल के बीच समझौता हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव दिया था, उसे लेकर पहले चरण की सहमति बना ली गई है। इस समझौते का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि 13 अक्टूबर को हमास सभी इजरायली बंदियों को रिहा करेगा। उनके ऐलान के बाद से इजरायल और फलस्तीन दोनों ही जगह लोग खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में गजा में लौटेगी शांति, ये तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो तबाही मची है उससे उबरने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि जो मलबा गजा में फैला हुआ है उसे साफ होने में 10 साल लग जाएंगे। गजा की जमीन पर खेती होती थी, लेकिन अब वो जमीन बंजर हो गई है। बारूद की गंध जमीन में मिल गई है, इसलिए 25 साल तक अब यहाँ धतूरा तक नहीं उग पाएगा। गजा में शांति तो लौट आई, लेकिन खुशहाली पर संकट बना हुआ है। गजा पर हुए युद्ध विराम को लेकर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। न्यूक्लियर टेस्ट करने का सोचा भी तो बुरा होगा अंजाम। रूस ने अमेरिका को घेरते हुए दी सीधी धमकी, कहा अमेरिका पर हमारी पैनी नजर। 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा अमेरिकी युद्धपोत। भारत चीन की बढ़ सकती है चिंता। म्यांमार में भी कुछ बड़ा करने की तैयारी में अमेरिका। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भारत को दी जवाबी धमकी। मुनीर बोले बिना हिचकिचाहट तुरंत देंगे जवाब। उधर ख्वाजा आसिफ ने जंग पर किया बड़ा दावा। और चलते चलते में देखेंगे वैज्ञानिकों को मिले 40,000 साल पहले दफन हुए वायरस को। महामारी को लेकर बड़ी चेतावनी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टार्मर और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर। व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी हुई चर्चा। भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में बढ़ी नजदीकियां। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुत्ताकी पहली बार पहुंचे भारत। 7 दिन के दौरे पर हैं अमीर खान मुत्ताकी। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को तुरंत सुधारे। टैरिफ विवाद पर 19 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप को लिखा पत्र। कहा तनाव से दोनों देशों के लोगों को हो रहा नुकसान। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम गंडापुर ने दिया इस्तीफा। पीटीआई प्रमुख इमरान खान के आदेश पर छोड़ा पद। गंडापुर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। तो 2 साल बाद गजा में शांति का सूरज निकला। 2 साल से लगातार इजरायल के हमले झेल रहे फलस्तीनियों के लिए मिस्र से राहत की खबर आई, जब डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास और इजरायल दोनों ने ही सहमति दे दी। मिस्र के लाल सागर रिजॉर्ट शर्म शेख में दोनों ही पक्षों के बीच 3 दिन से लगातार बातचीत चल रही थी और तीसरे दिन दोनों में समझौता हो गया। इस समझौते का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर करते हुए कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सभी बंधकों को शीघ्र ही रिहा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इजरायल अपने सैनिकों को सहमत सीमा तक वापस बुला लेगा। ट्रंप के ऐलान के बाद मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कतर की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक्स पर लिखा कि मध्यस्थों ने घोषणा की है कि आज रात गजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण के सभी प्रावधानों और कार्यान्वयन तंत्रों पर सहमति बन गई है, जिससे युद्ध समाप्त होगा। इजरायली बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी और सहायता पहुंचेगी। समझौते का पूरा विवरण जल्दी ही सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि समझौते के बाद सबसे पहले क्या कदम उठाए जाएंगे। तो पहले चरण में युद्ध विराम और गजा में बंद 48 इजरायली कैदियों को हमास रिहा करेगा, जिनमें से 20 के जीवित होने की बात कही जा रही है। तो वहीं इजरायली जेलों में बंद 2000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। इजरायली सेना सहमति वाली लाइन तक वापस लौटेगी। अमेरिका की तरफ से जो योजना तैयार की गई है उसमें यह नहीं बताया गया कि सहमति वाली लाइन है क्या और कब तक इजरायली सैनिकों की वापसी होगी। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने हिस्सा लिया, जबकि इजरायल की तरफ से वहां के सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डेर्मर बैठक में शामिल हुए। समझौते कराने में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। तीसरे दिन की बैठक में थानी खुद शामिल हुए थे, जबकि हमास प्रतिनिधिमंडल में खलील अल हैया और जहीर जबरीन शामिल है। पिछले महीने इजरायल ने इन दोनों की ही जान लेने की कोशिश की थी, जब उसकी तरफ से कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला किया गया था। लेकिन हमास के ये दोनों नेता बच गए थे और बाद में इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने थानी से फोन कर हमले को लेकर माफी भी मांगी थी। इसके बाद कतर फिर से बातचीत में शामिल हुआ। इजरायल और हमास के बीच पहले दौर का समझौता तो हो गया है,
लेकिन अभी भी इस समझौते पर कई सवाल बने हुए हैं। ट्रंप की तरफ से जो 20 सूत्रीय प्लान तैयार किया गया है, उसमें हमास जैसे ही सभी बंदियों को सौंप देगा, युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए, इजराइल की सेना की वापसी भी होनी चाहिए। लेकिन इजराइल का कहना है कि जंग तभी खत्म होगी जब हमास हथियार छोड़ देगा और हमास के सभी नेता गजा छोड़ देंगे। हमास इस शर्त को मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इजराइल की जिद को इसी बात से समझा जा सकता है कि 5 दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया था इजराइल गजा पर हमले बंद कर देगा, लेकिन उसके बाद इजराइल गजा में 125 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान ले चुका है। इस बीच अब खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 10 अक्टूबर को मध्य पूर्व के देशों का दौरा करेंगे। लेकिन ट्रंप का इस बार का दौरा नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। गजा में युद्ध विराम की खबरें आते ही नेतन्याहू की कुर्सी संकट में घिर गई है। इजराइल के विपक्षी दलों ने संसद यानी नेसेट के शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू की सरकार पहले ही सदन में बहुमत खो चुकी है और पहले से यह माना जा रहा था कि जैसे ही फलस्तीन और इजराइल के बीच समझौता होगा, वैसे ही नेतन्याहू की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और इसी के चलते नेतन्याहू इस जंग को रोकने को तैयार नहीं थे और जो डर नेतन्याहू को लग रहा था, अब वो सच होता दिख रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका को रूस की चेतावनी की। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करने का सोचा भी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल रूस यूक्रेन की जंग अब रूस बनाम पश्चिमी देशों में बदलती जा रही है। नेटो देश रूस पर भड़के हुए हैं तो साथ ही जंग की तैयारी में भी जुट गए हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से जिस तरह के बयान रूस को लेकर सामने आ रहे हैं, वो रूस पर और भी प्रतिबंध लगाने की बात कह रहा है, उससे आर्थिक मोर्चे पर तोड़ने की नीति पर काम कर रहा है और साथ ही यूक्रेन को खतरनाक हथियार भी मुहैया करा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि अब वक्त आ गया है जब यूक्रेन रूस से अपने इलाकों को वापस ले सकता है। यानी एक तरह से वो यूक्रेन को उकसा भी रहे हैं रूस पर जोरदार हमले करने के लिए, जिस पर पुतिन पहले से ही भड़के हुए हैं। जिस तरह ये जंग फैलती दिखाई दे रही है, ऐसे में तय है कि अगर नेटो देश इसमें शामिल होते हैं तो ये जंग परमाणु जंग का रूप ले सकती है। इस बीच अब रूस ने अमेरिका ही नहीं, सभी यूरोपीय देशों को परमाणु टेस्ट को लेकर खुली चेतावनी दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाकोव ने परमाणु परीक्षण करने की सोच रहे देशों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर कोई देश परमाणु परीक्षण करने का गलत और अस्थिर करने वाला फैसला लेता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बेशक अमेरिका पर हमारी पैनी नजर है। अमेरिका लंबे समय से परमाणु परीक्षणों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को युद्धकालीन स्थिति में रखता आ रहा है। मैं जोर देना चाहूंगा कि अमेरिका लंबे समय से इस तरह के उद्देश्यों के लिए अपने बुनियादी ढांचे को तैयार रखता है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी चेताते हुए कहा था कि हमें पता चला है कि कोई परमाणु परीक्षणों की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, अमेरिका के यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मुहैया कराने के फैसले को लेकर भी रूस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मुहैया कराने का फैसला करता है तो रूस इन मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देगा और उनके लॉन्च पैड पर हमला बोल देगा, बशर्ते वॉशिंगटन कोई ऐसी जवाबी रणनीति अपनाए जो मॉस्को को नुकसान पहुंचाए। इन मिसाइलों के बारे में हमें अच्छी तरह जानकारी है, कैसे उड़ती हैं, कैसे गिराई जाती हैं। रूस के इन बयानों से साफ है कि वो किसी भी तरह की स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो क्या चाहता है, रूस के साथ जंग या जंग से दूरी। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो 1971 में बांग्लादेश बना और तब से ही उसकी अमेरिका से दूरियां बनी हुई थी, क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश बनने की प्रक्रिया में रुकावट डालने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन 5 अगस्त 2024 के बाद से स्थितियां बदलनी शुरू हुई, जब बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के चलते शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार गिराने में अमेरिका का ही हाथ है और इसके बाद खबरें यहां तक आ रही थी कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अमेरिका के निर्देश पर काम कर रही है। व्हाट्सएप पर अमेरिका के अधिकारी बांग्लादेश के तमाम मंत्रालयों को सीधे निर्देश दे रहे हैं। इस बीच अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत यूएसएस फिट्जगेराल्ड बांग्लादेश पहुंच गया है। 1971 के बाद किसी अमेरिकी युद्धपोत का यह पहला बांग्लादेश दौरा है। यह युद्धपोत 3 दिनों तक चटगांव बंदरगाह में मौजूद रहेगा।
दरअसल अमेरिका बांग्लादेश पर दबाव बना रहा है कि वो अपने अधिकार वाला सेंट मार्टिन द्वीप उसे सौंप दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर रिजॉर्ट बनाएगा, यहां पर्यटकों के लिए स्पेशल जोन होगा। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यहां अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। और खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ इसे लेकर समझौता भी कर लिया है, लेकिन यह समझौता फिलहाल गुप्त रखा गया है। इस समझौते के लिए संसद की इजाजत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की संसद इस समय सस्पेंड चल रही है। जो समझौता हुआ है उसमें पहले इस द्वीप को 99 साल की लीज पर दिया जाएगा, यानी अमेरिका जो चाहता है वो बांग्लादेश करने को तैयार दिख रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप के साथ ट्रंप की नजर म्यांमार पर भी टिकी हुई है। अमेरिका को म्यांमार में रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना दिखाई दे रहा है और फिलहाल इसका खनन चीन कर रहा है। म्यांमार इस समय गृह युद्ध में फंसा हुआ है और यही कारण है कि अमेरिका असहाय स्थिति में है और अब वो बांग्लादेश के रास्ते म्यांमार को साधने की कोशिश में जुट गया है और उसी के चलते अमेरिकी युद्धपोत इस समय बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में अमेरिकी युद्धपोत की उपस्थिति चीन और भारत दोनों के लिए ही चिंता की खबर मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से लगातार भारत विरोधी बयान दिए गए हैं। ऐसे में अब अमेरिकी युद्धपोत के बांग्लादेश पहुंचने का भारत और चीन पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती तल्खी की। तो दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब दौर में पहुंच गए हैं। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि कब ये दोनों देश एक बार फिर जंग के मैदान में उतर जाएं, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन युद्ध का जोखिम वास्तविक है और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। अगर युद्ध की नौबत आई तो हम पहले से बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि वो डरे हुए हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को धमकी दी है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सेना भारत के किसी भी कार्रवाई का बिना हिचकिचाहट तुरंत जवाब देगी। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना को परिचालन तत्परता, अनुशासन, शारीरिक स्वास्थ्य, नवाचार और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुनीर का यह बयान भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान भूगोल पर बना रहना चाहता है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। साफ है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और इसीलिए वो बौखलाहट में इस तरह की गीदड़ भभकियां दे रहा है। और जब इसका असर भारत पर होता नहीं दिख रहा तो उसने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाने पर ले लिया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ जंग रुकवाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का जिक्र किया है। उन्होंने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा है कि किसी स्टेज के ऊपर पिछले 5-6 महीने में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप का खंडन किया? 43 या 44 बार ट्रंप कह चुके हैं कि यह जंग मैंने बंद कराई। अगर भारतीय प्रधानमंत्री ये कह देंगे कि ट्रंप ने जंग बंद नहीं कराई तो अमेरिका उनके खिलाफ हो जाएगा। पाकिस्तान के दावे हर बार की तरह इस बार भी झूठ ही साबित हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भारत की संसद में यह कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही है। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे वैज्ञानिकों को मिले 40,000 साल पुराने वायरस की। तो कोरोना वायरस का खौफ आज भी लोगों के मन में ताजा है। इस महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक और नई चिंता जताई है। उन्होंने अलास्का में जमी हुई परमाफ्रॉस्ट मिट्टी से 40,000 साल पुराने वायरस को फिर से जिंदा कर दिया है और ये हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है। परमाफ्रॉस्ट सालों से जमी हुई मिट्टी और बर्फ के मिक्सचर को कहते हैं। तो कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अलास्का की परमाफ्रॉस्ट के सैंपल लिए और जब उन्होंने इसे पिघलाया तो कुछ महीनों में इसमें मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे जिंदा हो गए और अपनी कॉलोनीज बनाने लगे। ये खोज इस बात की चिंता बढ़ाती है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ऐसे में कई पुराने बैक्टीरिया और वायरस बाहर आ सकते हैं जो आज की दुनिया के लिए बिल्कुल नए हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह खास वायरस इंसानों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता,
लेकिन प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में पब्लिश एक आर्टिकल के मुताबिक पिघलते ग्लेशियर से वायरल स्पिल ओवर का खतरा बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जब कोई वायरस किसी नई प्रजाति में जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसा कि हमने कोविड-19 के वक्त देखा। ये प्राचीन वायरस हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे जैसे पिघला हुआ पानी आर्कटिक की झीलों और नदियों में मिलेगा, ये वायरस नए होस्ट जैसे कि जानवरों और इंसानों तक पहुंचने के रास्ते खोज सकते हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा, ताकि हम एक और महामारी का सामना करने के लिए पहले से सतर्क रहें, तैयार रहें। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।